तो आखिरकार डेयरडेविल बॉर्न भी हुआ, अगेन भी हुआ और फिर खत्म भी हो गया। नाउ आई हैव टू एडमिट कि जिस तरह से मैं सोच रहा था फिनाले उसी तरह का था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो सोची नहीं भी थी। स्टार्टिंग ऑफ विद बुलजाई, हमको पहला शॉट दिखाया जाता है जहां पर हम पॉइंटडेक्स्टर को देख सकते हैं, और अगर आप नोटिस करोगे, नोटिस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सामने उन लोगों ने बुलजाई बनाई हुई है। और फिर इसके आगे हमको उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि आखिरकार एजेंट पॉइंटडेक्स्टर बाहर निकला, तो निकला कैसे? उसको वेनेसा ने बाहर निकाला इस बेसिस पे कि जब विल्सन फिस्क इतना सब कुछ करने के बाद आजाद घूम सकता है तो फिर एजेंट पॉइंटडेक्स्टर क्यों नहीं? एंड जब ना आप इस पूरी मैंने फ्रैंक कैसल को बंद करके रखा तो हथौड़े मार रहा है, जब से देखता हूं इसके बाद जाके उसको भी, तो इट बिकम्स वेरी इजी मार्वल के लिए हर बार चीजों को ऐसे ब्रश ऑफ कर देना। हम लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आखिरकार विल्सन फिस्क बाहर निकला कैसे होगा, उसने इतने लंबे चौड़े कांड कर रखे थे। बट नाउ वी गेट एन आइडिया कि एफबीआई करप्ट थी, बस इतना बोल दिया कि एफबीआई करप्शन स्कैंडल सामने आया और विल्सन फिस्क बाहर हो गया। वेरी इजी। लेकिन इस पूरी सीक्वेंस में हम वो पॉइंटडेक्स्टर के पीछे मक्खियों को भिनभिनाता हुआ सुन सकते हैं, विच इज एक्चुअली अ रेफरेंस। जब उसकी गर्लफ्रेंड मरी थी तो उसको वही सुनाई दे रहा था, तब से वो वही सुनने जा रहा है। और जब वेनेसा से मिलता है तो उसके सेंसेस काफी डल है, मतलब वो पेन भी अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन जो उसको दी जा रही थी। वेनेसा ने मेडिकेशन हटाई साइड में और उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे धीरे धीरे। खैर, तो मैट को गोली लगी, लेकिन वो नाम लेता है केरन का। हेदर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और फिर वो कहते हैं, पप्पी देके जाती, कहती है आती हूँ, फिर बाद में देखते हैं, मिलते हो, आती नहीं है, दूसरे के पास चली गई। भले बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन यहाँ पर गोली चली विल्सन फिस्क पे, हालत नरम हो गई वेनेसा की। वो कह रही यार क्या क्या हो गया। विल्सन फिस्क कहता है देखो मेरे को सब पता है तुमने क्या कर्म कांड किए, आई नो एवरीथिंग। और फिर ना यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे सब कुछ वैसा ही है। विल्सन फिस्क कभी भी किंगपिन की परछाई से बाहर निकल ही नहीं सकता। इंसान की फितरत, एक बार गोबर खाने की आदत पड़ जाए तो छूटती थोड़ी है। तो बस विल्सन फिस्क के साथ यही मामला चल रहा है। वो जब से लगा हुआ है तो उसको किंगपिन के चक्कर में पैसा ही पैसा चाहिए, जैसे मेयर बन के नहीं कमा सकता था। तो सीन ऐसा है कि जो हमको डेयरडेविल बॉर्न अगेन की स्टार्टिंग में रेड हुक नाम का एक पोर्ट दिखाया गया था, विल्सन फिस्क नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल के टाइम पे उसी पोर्ट का इस्तेमाल करता था अपने व्यापार को चलाने के लिए, क्योंकि उस पोर्ट के थ्रू ये जितनी भी चीजों को अपने पास लेके आएगा न्यूयॉर्क शहर में, इस देश में, उसको कोई कस्टम ड्यूटी, कोई टैक्स, कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। और इसी के थ्रू अपने ब्लैक मनी को वाइट करे जा रहा था एंड कोई उसका कुछ कर भी नहीं पाया। और अब क्योंकि वो मेयर बन चुका है तो अपने वही रेड हुक वाले पोर्ट को एक बार फिर से रिवाइव करके वहां कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो अब तो सोच भी नहीं सकते हो क्या करने की कोशिश करे। वो खुद ही वेनेसा को बोल देता है कि पहले हम मिलियंस घुमाया करते थे, अब बिलियंस घुमाएंगे बकरी का। और ना मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे सीजन भर की नीचता इस वाले एपिसोड के लिए बचा के रखी है, क्योंकि विल्सन फिस्क एक नंबर का नीच हरामी इस पूरे एपिसोड में दिखाया है। मैट मर्डॉक ने मेरी जान बचाई है, एक काम करता हूँ, वो कमजोर पड़ गया होगा, उसी को मरवा देता हूँ। तो क्या हो गया, जान बचाइए तो खाना भी तो मेरी रोज जान बचाता है, इसका मतलब उसको खाओ नहीं क्या? और वो जो उसका पूरा एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स, मतलब एक तरह से तो वो फिस्क फोर्स ही हो गई, तो उसको बनाया था। और विल्सन फिस्क भी भाई लगा उनको मोटिवेट करने की, भाई एक काम करो, जाओ सारे के सारे सफाई कर दो। और ठीक है, अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कॉमिक बुक्स में भी क्या होता है कि विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनता है और वो कहता है मैं इस शहर को बचाऊंगा। वो सारे के सारे विलन्स को मिला करके एक टास्क फोर्स टाइप की चीज बना देता है, और उसके बाद जो कांड होते हैं दे गो क्रेजी भाई। ही इज लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, आप भी आ जाओ, शॉकर आप भी आ जाओ, स्कॉर्पियन आप भी आ जाओ, स्पाइडरमैन को पकड़ो, मून नाइट को पकड़ो, डेयरडेविल को पकड़ो, जितने भी विजिलेंटीज हैं उनके पीछे लग जाते हैं सारे सुपर विलन्स ऑफिशियल तरीके से। सो यार यहाँ पर इन लोगों ने एक थोड़ा सा ट्विस्टेड टेक लिया है, विच काइंड ऑफ मेक्स मोर सेंस, क्योंकि ये सारे पुलिस वाले हैं और विल्सन फिस्क के लिए काम करने लगे, और अगर कानून ही कानून को हाथ में लेने लगेगा तो फिर उनको कौन रोकेगा। सो या इट काइंड ऑफ इज अ वेरी ट्विस्टेड टेक, लेकिन काफी फन भी है। और इसी के चलते वो अपनी असिस्टेंट शीला को कहता है कि तेरी जवानी कहीं और दिखाना, पहले जाके उन लोगों को पकड़ जो मेरे खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला नंबर आता है कमिश्नर गैलोस का। कमिश्नर गैलोस शीला को अंदर लेने की, सॉरी गलत हो गया, पर वो उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, बट शी रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, और फिस्क को ही सुना देती है, जिसका कॉन्सिक्वेंस है कि हमें आज तक की मार्वल हिस्ट्री में सबसे ब्रूटल सीन देखने को मिलता है, लेकिन उस पर आगे बात करी जाएगी। तो बक आता है मैट मर्डॉक को मारने, लेकिन उसी समय पे एक न्यूयॉर्क शहर का पूरा सिटी वाइड ब्लैकआउट इनिशिएट हो जाता है और सब कुछ अंधेरे में चले जाता है। अब ये ब्लैकआउट करवाया किसने ये हमको बताया नहीं गया। हो सकता है कि विल्सन फिस्क हो या फिर और कोई, लेकिन मैट मर्डॉक के होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज वो तो हॉस्पिटल में ही था तब। तो मैट भले ही चोटिल है लेकिन वहां से बाहर निकल जाता है सही टाइम पे, और उसके बाद शुरू होते हैं इस पूरे एपिसोड के कॉन्सिक्वेंसेस। बीच में हमको पिम वैन डाइन फाउंडेशन का लोगो भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर होता है अंधेरा कायम और शुरुआत होती है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की हंटिंग की। ये लोग सीधे पहुंच जाते हैं मैट मर्डॉक के घर पे, जहां पर फ्रैंक कैसल उसका इंतजार कर रहा था।
और उसको बोलता है मेरे को केरन ने भेजा है। आई गॉट अ कॉल, वो बाद में पता चलता है कि वो केरन ही थी। और इन दोनों की अच्छी बैंटर दिखाने की कोशिश करी है जो हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे। एंड जैसे ही वहां पर लोग आते हैं भाई कतई ब्रूटैलिटी, मतलब मार्वल वाज लाइक तुमको नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की ब्रूटैलिटी पसंद आई थी, होल्ड माय डेयरडेविल इन पनिशर। मतलब सिर में गोलियां मारनी शुरू करी है तो उसी जगह पे 4 गोली मारने का क्या पॉइंट है, एक गोली में मर जाता है आदमी। वहां मैट मर्डॉक अपने बिली क्लब का इस्तेमाल कर रहा है और अगर किसी को मार रहा है तो हम उसकी हड्डियां चटकते हुए साफ देख सकते हैं, मतलब उसके जॉइंट्स ट्विस्ट हो रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि एक वार में वो सामने वाले लोगों की हड्डियां तोड़ रहा है। और मुझे लग रहा था कि ये लोग कोल नॉर्थ वाले कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन जैसा दिखाया गया है उस हिसाब से तो मर ही चुका है। हालांकि हमको डेड बॉडी नहीं दिखाई गई एंड यू नो व्हाट इट मींस जब आपको कॉमिक बुक मूवीज में डेड बॉडीज नहीं दिखे, इनफैक्ट दिख भी जाए तब भी मान मत लेना कि सामने वाला मर चुका है। और कोल नॉर्थ का तो पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर खत्म हो चुकी है, मैट का वो ब्यूटीफुल सा दिखने वाला अपार्टमेंट। बाय द वे आई सीरियसली थिंक ये लोग कोल नॉर्थ को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा फिस्ट की जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाला एंगल है ये सीजन 2 में काफी हेवीली प्ले आउट होगा। एंड सिंस इस पूरी टास्क फोर्स में 2 ही लोग स्टैंड आउट करे थे, एक वो पॉवेल जिसको डेयरडेविल जब चाहे तब मार देता है और दूसरा कोल नॉर्थ, तो आई थिंक इसको बचा के रखा जा सकता है। प्लस कॉमिक बुक्स में डेयरडेविल और कोल नॉर्थ की काफी तगड़ी हिस्ट्री रही है, इंक्लूडिंग पनिशर एज वेल, तो सीजन 2 के लिए बचाना डज मेक सेंस। खैर, तो केरन आती है, इन लोगों को बचा के ले जाती है। फ्रैंक अपने टाके लगा रहा है, केरन मैट के टाके लगा रही है और बस यहीं पे इन लोगों की बातचीत होती है। और मैट का जो वो पूरा था ना कि मैंने उसको मारने की कोशिश करी और लोगों को जान से मार देने वाला जो पूरा एंगल था वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैट उस चीज के लिए अपने आप को गिल्टी मानता है। हालांकि अभी 2 ही एपिसोड पहले म्यूज को जान से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अब अचानक से वो एथिक्स मोरालिटी, नहीं किसी को जान से नहीं मार सकते, मैं गलत कर रहा हूँ, तो केरन आ गई ना इसलिए मोरालिटी भी आ गई। खैर, इधर पूरे शहर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत भयानक ब्लैकआउट इनिशिएट हो चुका है, सड़कों पे दंगे हो रहे हैं, लोग लूटपाट कर रहे हैं, पुलिस अगर उनको रोकने आ रही है तो जान से ही मार दे रही है और उसका फेस कवर करके उसको विजिलेंटी बना दे रही है। बाय द वे, अगर आप यहाँ पे इसके मास्क को देखोगे तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक वो डेयरडेविल का ब्लैक वाला मास्क जो अपने यहाँ तक पहन लेता था, डेविल ऑफ हेल्स किचन वाला। खैर, तो ये लोग फॉगी और मैट का जो एक स्टोरेज लॉकर होता है 266 नंबर का, मेरे को लगा ईस्टर एग हो सकता है। कॉमिक बुक एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं बनाती यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डेयरडेविल इशू नंबर 266 को देखते हो तो उसमें डेयरडेविल एक बार में जाता है क्रिसमस की रात पे और वहां पे बैठ के पीना वीना शुरू कर देता है और उसको बाद में जाके पता चलता है कि जो बारटेंडर उसको सर्व कर रही है वो एक्चुअली, तो नाम बोलने में भी मुझे डर लगता है, आएगा लेकिन वो मेफिस्टो है। कॉमिक्स में है तो बता दे रहा हूं भाई। खैर, तो इनको यहाँ पर ये पता चलता है कि फॉगी ऑलरेडी न्यू की जो रेड हुक वाला पोर्ट है वो फ्री पोर्ट है और वहां पर कोई भी कस्टम टैक्सेस नहीं लगते। हालांकि ये काम वो किसी और केस के लिए कर रहा था, लेकिन वेनेसा को जैसे इस बात की खबर लगी उसने कहा कि फॉगी को निपटा दो। उधर फ्रैंक कैसल आराम से बैठ के अपना रेडियो वगैरह सुन रहा है पुलिस का और उसको, हालांकि वो केयर करता है केरन और डेयरडेविल के लिए, लेकिन फिर उसको लगता है यार मैं काम करता हूँ, पुलिस वालों को जाके अकेले ही निपटा दे। ही गोज इन, उनके सामने जाता है, उनको जान से मारना शुरू कर देता है। पुलिस वाले यहाँ पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन क्योंकि वो नॉन लीथल राउंड्स होते हैं तो फ्रैंक को लगती नहीं है। अब वो उसको पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं, जो हम आखिरी में देखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी चीज फ्रैंक कैसल का प्लान है, क्योंकि वो इतना आसानी से अंदर नहीं घुसेगा कि सबको जाके सामने मारने की कोशिश करे। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो वो उसकी ट्रेनिंग इससे ज्यादा अच्छी है। वो बहुत ज्यादा स्लोपी फील होता है यहाँ पे, किसी को भी ढंग से मारने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि गोलियों से भूनता चला जाऊं, जो कि एक्चुअली कॉमिक बुक्स में पनिशर करता भी है। लेकिन फ्रैंक कैसल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा तगड़ा है। एक बार उसका वो जेल वाला सीन याद करके देखो जहां पर विल्सन फिस्क उसको बंद करवाता है और वो पता नहीं कितने कैदियों को खूना खच्चर कर देता है, लेकिन यहां पर हमें उसकी एक भी झलक देखने को नहीं मिली, विच मेक्स मी थिंक कि ये चीज फ्रैंक ने खुद प्लान करी थी ताकि वो जाकर के कैप्चर हो जाए एंड फिर वो अंदर से इनको मारना शुरू कर। लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक इट। तुमको क्या लगता है मुझे बताना। अब इस प्लान में एक छोटा सा फ्लॉ ये भी हो सकता है कि व्हाट इफ ये पुलिस वाले फ्रैंक को मार देते या फिर विल्सन फिस्क के हाथ लगते ही वो फ्रैंक को निपटा देता। लेकिन जो कुछ भी था, फ्रैंक कैसल का आर्मर, प्लॉट आर्मर, ही इज ओके। जो ओके नहीं है वो है कमिश्नर गैलोस। क्योंकि ना गेम ऑफ थ्रोन्स में एक सीन था जहां पर माउंटेन और वाइपर की बैटल दिखाई जाती है और माउंटेन उसके साथ में कुछ बहुत बुरा करता है और जीओटी जैसा शो जो कि रेड वेडिंग दिखाने से पीछे नहीं हटा, उसमें भी माउंटेन और वाइपर वाली सीक्वेंस में उन लोगों ने ये शॉट नहीं दिखाया था जो हमको आज देखने को मिला है। मतलब मैं हमेशा इमेजिन करता था कि ग्रेट खली जब रे मिस्टीरियो के सिर को पिचकाएगा तो तरबूज जैसे फटेगा या फिर कुछ और हो जाएगा। एंड टुडे आई नो सैडली हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था विल्सन फिस्क को दरवाजा ठोकते हुए और मुझे लगता है कि फिस्क का वो सबसे ब्रूटल सीन था आज तक का। दिस वन टॉप्स इट एज वेल। मैं गारंटी देता हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे इतना भयानक सीन होगा ही नहीं।
हो तो मुझे बताना। खैर, तो विल्सन फिस्क ने अपना पोर्ट चालू करवा दिया है और वो करवा भी किससे रहा है? पुलिस वालों से। मुझे पता है, सच में कई बार लगता है कि डेयरडेविल इस शो में ऐसा कैरेक्टर है जो देख नहीं सकता, लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं ना वो अंधे हैं। मतलब पुलिस वालों के सामने विल्सन फिस्क पता नहीं क्या कुछ कर गुजर रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ दे रहे हैं जैसे नॉर्मल गुंडे हो। अबे तुमने खुद पुलिस वाला बनने की कसम खाई थी ना, तो कम से कम इसको तो रोको और उसका पास्ट रिकॉर्ड जैसे बड़ा अच्छा हो। मैट सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके रुकता हूँ इनको, लेकिन केरन उसको थोड़ी सद्बुद्धि देती है, कहती मर जाएगा चूतिया। तो कहता है हाँ बात तो सही कह रही है, कंधे में गोली लगी है, मर तो सकता ही हूँ, तो एक काम करते हैं, मेरे को एक आर्मी की जरूरत पड़ी। एंड दिस इज वेयर आई फेल्ट ऑल राइट, इट इज हैपनिंग। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आने वाले हैं, और मैट बहुत स्टाइल से दरवाजा भी खोलता है जोजीज बार का, और हमको दिखाई जाती है मैट की आर्मी, जिसमें है चेरी, ये डिटेक्टिव किम जो बैंक रॉबरी में देखने को मिली थी, जोजी, और 3 पुलिस वाले जिनको मैं जानता नहीं मतलब मैं तो भाई यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं, ये लोग विल्सन फिस्क को तो इनको उठने की भी जरूरत नहीं है, अपने स्टूल से ऐसे ही रोक देंगे। पहले एपिसोड से क्या कर रहे थे फिर? चेरी ने पहले एपिसोड से मैट मर्डॉक को ये बोला है कि तू डेयरडेविल मत बन। अगर इस तरह से देखोगे तो हाँ, फिर लॉजिकली इट मेक सेंस कि वो कहता है हाँ चलो ठीक है, अब तो डेयरडेविल बन गया तो अब अपन फिस्क को भी रोक लेंगे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम एक बैंक रॉबरी नहीं रोक पा रही थी, एक बैंक रॉबरी ये विल्सन फिस्क को रोकेंगे। ये 3 पुलिस वाले जिनको मैं जानता नहीं हूं, ये अपनी फोर्स पे भरोसा नहीं कर सकते। और वो जो लाइन मैंने पहले बोली थी ना कि डेयरडेविल देख नहीं सकता, लेकिन हेदर ग्लेन भी अंधी है। बहन, तेरे को शुरू से बोलता आ रहा है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये आदमी का पास्ट रिकॉर्ड इतना भयानक रहा है और तुम्हारा बस पेशेंट बन के आया बे, तुम उसके साथ ज्वाइन ही हो गए। मतलब मैट मर्डॉक की बात नहीं सुनना एक तरफ होता है, तुम उसके अगेंस्ट ही चले गए। आंकड़ा 1 साल पहले तक ये आदमी पब्लिक क्रिमिनल था, पब्लिक क्रिमिनल। खैर, तो इसके एंड में हमको पता चलता है कि फिस्क ने क्या करा, वो जो उसका पूरा गाला था वहां पर लोगों को बुलाया जो भी उसका साथ देने को तैयार थे या उसके ब्लैकमेल को एक्सेप्ट कर दे रहे थे, वो अब उसके साथ में है, और जिन भी लोगों ने उसको रिजेक्ट किया वो उसके बेसमेंट के पिंजरों में बंद है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहां पर हमको कुछ ईस्टर एग्स दिखाए जाते हैं, लेकिन देखने को मिला वही सोर्ड्समैन जिसको हम पिछले 3 एपिसोड से देखते आ रहे थे। उसके अलावा कुछ और भी थोड़े बहुत लोग, और फ्रैंक कैसल। यहाँ पर फिस्क और उसकी बीवी बैठ के डिनर भी कर लेते हैं उन लोग को बंद करके। प्लस मैट और केरन ने मिलकर शायद वो जो पूरी रेड हुक वाली फाइल है वो क्रिस्टिन को भेज दी है, तो नाउ शी नोज ये पूरा रेड हुक वाला क्या सिनेरियो था, एंड शी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि फिस्क का क्या प्लान होगा, तो वो लीगल एंड से उसको रोकने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ मैट जो है वो अपनी पूरी आर्मी बनाएगा, और पोस्ट क्रेडिट पे हमको दिखाया जाता है कि फ्रैंक कैसल एस्केप कर चुका है एंथोनी पेट्रुचियो को मार के। बेचारा, मेरे को देख के ही समझ में आ गया था, मत जा भाई पास उसके, ऐसे पकड़ के तोड़ दिया यार हाथ। लेकिन ना इस शो का एंड और ये जो पूरा मैट का एक आर्मी बनाने वाली बात है, ये हो सकता है कि और भी ज्यादा बड़ी चीजों की तरफ सिग्नल हो सकता है कि मैट आगे जाकर अगले सीजन में डिफेंडर्स को इकट्ठा करे या फिर दूसरे सुपर हीरोज को। और नहीं, यहाँ पे मैं स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो खुद ही पिंजरे में बंद है। विल्सन फिस्क के नहीं, सोनी वालों के नहीं। मतलब तुम सोच के देखो ना, न्यूयॉर्क शहर में ब्लैकआउट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मेयर फिस्क एक ऐसी मुहिम छेड़ चुका है जहां पे विजिलेंटीज को ही टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में स्पाइडरमैन कहां से झूल रहा है? सोनी वालों से। खैर, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि मैट के एक आर्मी के बारे में बात करना कुड ऑल्सो बी ए सिग्नल टू समथिंग एल्स, मतलब क्वाइट लिटरली एन आर्मी। इससे समझ जाओ, नहीं समझे, हैंड की बात कर रहा हूं, जो परफेक्टली अगले सीजन में, और जो इसकी थोड़ी बहुत लीक्स निकल के आई है सीजन 2 की, जिसमें हमको मैट का ब्लैक वाला सूट देखने को मिलेगा, जो कि हमको कॉमिक बुक्स में शैडोलैंड स्टोरी लाइन में देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें, मतलब मैट का ब्लैक सूट, शैडोलैंड की कहानी, ये आर्मी वाला डायलॉग, ये एकदम परफेक्टली फिट हो जाए एक दूसरे के साथ। अब होगा कि नहीं, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसको बहुत लंबा नहीं बनाते। आई होप यू एंजॉयड द एंटायर डेयरडेविल बॉर्न अगेन। मेरे को देखने में सही लगा, बट मैं जब इसको रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूं ना इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद ये उतना अच्छे से एज ना करे। बिकॉज अगर आप नोटिस करो ना, तो पूरा का पूरा सीजन थोड़ा सा पैची फील होता है। मतलब एपिसोड 1 अलग है, फिर उसके बाद आखिरी के 2 एपिसोड्स अलग है, फिर बीच में इन लोगों ने थोड़े बहुत सब प्लॉट्स डाले हुए हैं। एंड ये चीज ना जब कोई एक बार में बिंज वॉच करेगा तो उसको बहुत ज्यादा ऑब्वियस तरीके से समझ में आएगी। सो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़े टाइम में जब ये एज करेगा तो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस कर पाएंगे। खैर, मुझे जो लगा था मैंने आपको बता दिया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। मिलते हैं अगले वाले में।